रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 10 का सेकंड फाइलम होगा और उसका नाम है फाइलम नाइडेरिया। अच्छा, आपकी किताब लिखती है कि फाइलम नाइडेरिया के अंदर कोई नियर अबाउट हमारे पास 9000 के करीब स्पीशीज आती हैं और इनको हम कॉमनली सीलनट्रेटा भी कहते हैं। अच्छा, उसका रीजन है, जिस तरह से आपने स्पंज पढ़ा था, स्पंज के अंदर जो कैविटी थी उसका नाम स्पंजोसील रखा था ना आप लोगों ने। इस तरह से जो नाइडेरियंस होते हैं उनके अंदर एक कैविटी होती है, उनका नाम सीलनट्रोन होता है और उस कैविटी की वजह से इनको सीलनट्रेटा भी कहा जाता है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एंट्रोन टाइप होता है। अब आप में से किसी को याद है कि एंट्रोन से क्या मुराद है? यानी कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ क्या मौजूद हो, माउथ मौजूद हो। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? एंट्रोन का। अच्छा भाई, अगर माउथ के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एनएस भी मौजूद हो तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। और उसके अलावा बेटा मैं एक और चीज भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोगों को ये फाइलम तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप मेरी स्टार्टिंग के 4 लेक्चर नहीं देखोगे। सारे कान खोल के सुन लो, जब तक आपने मेरी वीडियो की एनिमल क्लासिफिकेशन नहीं देखी ये फाइलम आपको कभी भी समझ नहीं आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप जाएं वो वीडियो देखें, फिर आके आप फाइलम की क्या करें, स्टडी करें। अच्छा, इस फाइलम के अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हाइड्रा है, वो जेलीफिश है, वो हमारे पास क्या है, सी एनिमोन्स है। सही है बच्चा, ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है। जेलीफिश के अंदर आपको पता है कि 95 से लेकर 99% सिर्फ क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है इसके सेल के अंदर। सबसे ज्यादा पानी जो है जेलीफिश के सेल के अंदर पाया जाता है। अच्छा, बहरहाल इनकी हम हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इनकी हैबिटेट मोस्टली जो है वो मैरीन होती है, लेकिन स्पंज की तरह ये भी कुछ हमारे पास क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं। और दे आर रेडियल सिमेट्री। आप देखो, जिसको पता होगा, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसको पता होगा रेडियल सिमेट्री किसे कहा जाता है। यानी कि जिसकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से काटे मैन एक्सिस से और उसकी बॉडी के आपको 2 इक्वल हाफ मिले तो ऐसी बॉडी शेप को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी इनके अंदर 2 लेयर होंगी, एक एक्टोड्रम होगी और दूसरी इसके अंदर एंडोड्रम होगी। मीजोड्रम इसके अंदर नहीं होती। जब मीजोड्रम नहीं होती तो आप मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर सीलोम होगी? तो इसके अंदर सीलोम भी नहीं होगी, क्योंकि सीलोम कहां से बनती है, मीजोड्रम से बनती है। अच्छा, इनके अंदर जो कैविटी होती है उसको सीलेंट्रॉन कहा जाता है और मैंने बताया कि इसी कैविटी की वजह से इनका दूसरा नाम क्या है, सीलेंट्रेटा है। सही है बच्चा, ये बात मैंने आप लोगों से अभी शेयर की। उसके बाद ये कहता है कि ये इतने सिंपल होते हैं कि ना तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, पर इनके अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसका नाम नर्वस सिस्टम है। देखो, हमने स्पंज पढ़ा था ना, स्पंज तो इतना सिंपल था, उसको हमने पेराजोआ कहा था। क्यों पेराजोआ कहा था? क्योंकि उसके अंदर कोई टिश्यू था ही नहीं, और जिसके अंदर कोई टिश्यू नहीं होता उसको हम पेराजोआ का नाम देते हैं। अब इसके अंदर टिश्यू है, ये यू मेटाजोआ है, लेकिन ये इतना सिंपल है कि इसके अंदर कोई खास सिस्टम मौजूद नहीं है। एक जस्ट छोटा सा सिस्टम मौजूद है, वो है नर्वस सिस्टम, और वो भी कौन सा, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। बेटा देखो, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका जो नर्वस सिस्टम है वो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में होता है। जैसे हमारा जो है वो हेड के अंदर, ब्रेन के अंदर मौजूद है ना, एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में जाली की तरह, इस जाल की तरह बिछा हुआ होता है। तो इस टाइप के नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे कॉर्निवर्स होते हैं, शिकार करते हैं, प्रे करते हैं। तो भाई शिकार कैसे करेंगे? ये इनका इस तरह से खूबसूरत सा मुंह होता है और इस खूबसूरत से मुंह से यहाँ से कुछ इस तरह के कांटे नुमा स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, इस तरह से कांटे निकले हुए होते हैं और इन कांटों को कहा जाता है टेंटिकल्स। क्या कहा जाता है भाई इनको? और इन टेंटिकल्स को थोड़ा गौर से देखोगे तो इनके अंदर एक अदद सेल पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है नीडोसिल्स। तो इन टेंटिकल्स और इन नीडोसिल्स की मदद से ये शिकार को कैप्चर करते हैं, फिर अपने माउथ में इनको लेके जाते हैं। सही है बच्चा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके माउथ के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं। और मैंने कहा कि टेंटिकल्स के ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें नीडोसाइट्स कहा जाता है, जिनकी मदद से ये हाइड्रा शिकार को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। यहाँ पे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, ये इसका खूबसूरत सा क्या है बेटा, मुंह है, और मुंह के ऊपर ये कुछ कांटे नुमा स्ट्रक्चर जिसे टेंटिकल्स कहा जाता है, और टेंटिकल्स के अंदर ये नीडोसाइट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और वो माउथ के जरिए सीधा इनकी बॉडी कैविटी में आता है, जिसको हम सीलेंट्रेन भी कहते हैं या जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से भी जानते हैं। सही है बच्चा? एक ही बात है।
और मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इसके अंदर दो लेयर पाई जाती हैं, एक सिर्फ एक्टोड्रम और दूसरी सिर्फ एंडोड्रम, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इनके अंदर मीजोड्रम नहीं होती, और जिसके अंदर मीजोड्रम नहीं होगी उसके अंदर सीलोम भी नहीं होगी, क्योंकि सीलोम को बनाने वाली कौन होती है, मीजोड्रम होती है। मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। अच्छा, अब देखो होता क्या है बेटा, देखो ये हमारे पास इसकी बॉडी कैविटी है, सही है, इसकी किसकी, नाइडेरिया की बॉडी कैविटी, जिसे हम सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। अब इस कैविटी के साथ ये इसकी एंडोड्रम जुड़ी हुई है, सही है, ये इसकी क्या जुड़ी हुई है, एंडोड्रम जुड़ी हुई है, और ये इसकी एक्टोड्रम है, ये इसकी क्या है, एक्टोड्रम है। अच्छा, जो भी फूड आएगा वो इसकी कैविटी में आएगा। अब इस कैविटी से एब्जॉर्ब हो गई, ये चला जाएगा कहाँ पे, इस एंडोड्रम में, है ना। एंडोड्रम के सेल इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। भाई एंडोड्रम का तो काम बन गया, अब एक्टोड्रम का काम कैसे बने, हम खाना एक्टोड्रम तक कैसे पहुंचाएं, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे एक प्रोटीन का मास पड़ा हुआ है, एक जिलाटिन प्रोटीन का इस तरह से एक मास पड़ा हुआ है। इस मास को कहा जाता है मीजेनकाइम या मीजोगिलिया। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो इस मास का काम क्या होता है कि इन सेलों से न्यूट्रिशन लेके इन एक्टोड्रम के सेलों को देना, सही है बच्चा, ये काम होता है किसका, मीजोगिलिया का। जबकि आपने स्पंज के अंदर मीजोगिलिया का काम कुछ और देखा था, वहां पे एमीबोसाइट्स पाए जा रहे थे, उसका स्केलेटन स्पाइक्यूल पाया जा रहा था। ये कहता है कि जो फाइलम नाइडेरिया के मेंबर हैं वो वेल नोन एग्जांपल हैं किसकी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, वो नोट ये है कि मैंने कहा कि ये हैं तो यूमेटाजोआ, इनके अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, पर अभी भी ये इतने सिंपल है कि इनके अंदर कोई ऑर्गन लेवल की क्लासिफिकेशन नहीं है। इनके अंदर ना आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं मिलेगा, टिश्यू जरूर मिलेंगे लेकिन कोई स्पेसिफिक ऑर्गन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा बेटा, ये जो नाइडेरियंस है ना, इनकी बॉडी आपको मिलती है दो फॉर्म्स के अंदर, एक को कहा जाता है पोलिप और दूसरी को कहा जाता है मेडुसा। अब ये बहुत आसान है, मैं आपको इस इमेज के जरिए पहले समझाता हूँ, फिर मैं थ्योरी की तरफ लेके आता हूँ। पहले जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो, और फिर हम थ्योरी पढ़ते हैं और कुछ इजाफी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा देखो, ये हमारे पास पोलिप है, ये हमारे पास मेडुसा है। पोलिप के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका जो माउथ और उनका जो टेंटिकल्स होगा, क्या होगा, जो उनका माउथ होगा और जो उनका टेंटिकल्स होगा, ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा अपर सरफेस पे होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि ये अपर सरफेस पे है। और जो मेडुसा होते हैं, इनका जो माउथ और जो इनके टेंटिकल्स हैं वो हमेशा किस पे होते हैं, वो हमेशा लोअर सरफेस पे। ये आपकी बुक का एक डिफरेंस उन्होंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि आप पॉलिप उसको कहोगे जिसका माउथ और टेंटिकल अपर सरफेस पे होगा, और आप मेडुसा उसको कहोगे जिसका माउथ और टेंटिकल क्या होगा, लोअर सरफेस पे होगा। तो देखो यही लिखा हुआ है कि पॉलिप हम उसको कहते हैं जिसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, आपने देखा, और इसका जो माउथ और जो टेंटिकल्स हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं। अच्छा, जो मैं चीज और आपको ऐड करके बताना चाह रहा हूं कि पॉलिप हमेशा सेसाइल होगा, मूव कभी भी नहीं करेगा, और ये कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, हमेशा कौन सी रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो मेडुसा होगा उसकी शेप कुछ अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह होगी, उसका जो माउथ और जो टेंटिकल्स है वो लोअर सरफेस पे होंगे। अब ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, देखो ये सेसाइल है, नन मोटाइल है, ये आपका मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। अब ये आप लोगों की जाली फिश है, सही है, मेडुसा आपकी जाली फिश में आती है। तो ये कहता है कि जिस तरह से ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है पॉलिप, इस तरह से जो मेडुसा है ये आपकी कौन सी रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये तीन फर्क आप लोगों ने याद रखने हैं, कभी कभी आपके पेपरों में भी आ जाते हैं, या पीएमसी के हवाले से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या क्या फर्क इनके अंदर हो सकता है, या कोई स्टेटमेंट बना के आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे एक बार आप दोबारा देख लो, ये आपका मेडुसा है यानी कि आपकी स्टारफिश है, ये आपका पॉलिप है यानी कि आपका हाइड्रा है, सही है बच्चा। अच्छा, इनके अंदर होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको बिल्कुल आसान करके अगर देना चाहूं तो मैं आपको इस तरह से दूंगा। पहले हम इसकी इमेज को समझते हैं, फिर इसकी ये जो थ्योरी लिखी हुई है हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है, अब ये देखो ये हमारे पास पॉलिप है। अब हमने कहा था कि पॉलिप के अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसका नाम है बडिंग, ये लिखा भी हुआ है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, अब इस बडिंग की मदद से ये क्या करेगा, मेल और फीमेल मेडुसा प्रोड्यूस करेगा, सही है। पॉलिप ने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से, और उसका नाम बडिंग है, मेल और फीमेल मेडुसा प्रोड्यूस किया। अब जो मेल मेडुसा है ये आपका मेल मेडुसा है, ये आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, एक प्रोड्यूस करेगा। और ये जो फीमेल मेडुसा जो फीमेल मेडुसा है वो आपका एक प्रोड्यूस करेगी, मैं उल्टा बता गया हालत देखो।
और ये जो मेल मेडुसा है ये आपके क्या प्रोड्यूस करेगा, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। सही है बच्चा। तो फीमेल ने एक प्रोड्यूस किया, आप देख सकते हो, और ये जो मेल मेडुसा है इसने क्या प्रोड्यूस किए, स्पर्म प्रोड्यूस किए। अब ये मेल फीमेल ये दोनों आपस में यूनाइट होंगे, दोनों के स्पर्म एंड ओवम ये दोनों एग और स्पर्म यूनाइट होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, देन जाइगोट बनेगा, फिर वही मोरुला ब्लास्टुला, ये सारी कहानियां देखो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ब्लास्टुला का भी बता चुका हूँ। फिर इससे क्या होगा, एक लार्वा डेवलप होगा, और ये लार्वा मोटाइल होगा, जिस तरह से हमने स्पंज का लार्वा पढ़ा था। आप में से किसी को याद है, वीडियो को पॉज करें, मुझे जवाब दें। एम्फीब्लास्टुला, और वो मोटाइल था। तो इसके लार्वा को कहा जाता है प्लेन्यूला। आपसे पूछा जाएगा ये टेस्ट के अंदर। तो ये जो प्लेन्यूला है ये मोटाइल लार्वा होता है। अब ये क्या करेगा, बॉटम के अंदर जाके सेटल डाउन हो जाएगा, अपने फ्लेजिला को लॉस करेगा, दोबारा क्या बना लेगा, पॉलिप। फिर पॉलिप क्या करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, जिसका नाम बडिंग है। फिर इसमें क्या करेगी, मेल फीमेल मेडुसा बनाएगी, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल ओवम या एग प्रोड्यूस करेगी, दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, फिर ब्लास्टुला, ये गेस्टुला, ये स्टेज बनेंगे, फिर उससे एक लार्वा बनेगा जिसका नाम प्लेन्यूला है, फिर ये डेवलप हो जाएगा पॉलिप के अंदर। दिस साइकिल इज सेड टू बी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल पॉलिप प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल मेडुसा। आपने देखा पॉलिप ने मेल एंड फीमेल मेडुसा प्रोड्यूस किया एसेक्सुअल मेथड से, जिसका नाम आपने बडिंग रखा। अब ये जो मेल एंड फीमेल मेडुसा हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, स्पर्म एंड ओवम को यूनाइट करेंगे, जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट एक लार्वा में चला जाएगा जिसका नाम प्लेन्यूला है, और ये प्लेन्यूला मोटाइल है, इसके ऊपर फ्लैजिला लगे हुए हैं। अब ये जाके नीचे जमीन में बैठ जाएगा, अपने फ्लैजिला को लॉस करेगा, दोबारा किसमें डेवलप हो जाएगा, पॉलिप के अंदर। फिर पॉलिप दोबारा से मेल फीमेल मेडुसा प्रोड्यूस करेगा, फिर उन मेडुसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और इस तरह से इस लाइफ साइकिल को क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। बाकी बेटा इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में आके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।